G7 समिट को लेकर 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि भारत के बिना G7 समिट का कोई महत्व नहीं है। उस समय इस बात की खबरें थी कि शायद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कनाडा इनवाइट ना करे। लेकिन एक तरफ जहां अगले महीने ब्रिक्स की समिट होने वाली है और इसका अनाउंसमेंट किया गया है और ये संगठन डॉलर पर से निर्भरता कम करने की दिशा में इस बार बात करेगा, तो वही दूसरी तरफ कनाडा की तरफ से तुरंत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इन्विटेशन भेज दिया गया है। ब्रिक्स और G7 समिट से निकलकर आई इन दोनों खबरों के अलावा भारत का UPI अब अमेरिकन वीजा को पछाड़ रहा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। इस बार ब्रिक्स बैठक ब्राजील के शहर में होने जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें हिस्सा लेने के लिए अगले महीने ब्राजील जाएंगे। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं: ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें कुछ और देश भी जुड़ने वाले हैं, जैसे UAE, ईरान, इजिप्ट और इंडोनेशिया। इससे ये ग्रुप पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया है। अब सवाल है कि ब्रिक्स इतना चर्चे में क्यों है। इसकी वजह है अमेरिका की चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रुप को G7 का मुकाबला करने वाला मानते हैं। दरअसल ब्रिक्स देश मिलकर ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे उन्हें अमेरिकन डॉलर पर कम निर्भर रहना पड़े। ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रंप ने ब्रिक्स के खिलाफ कई बार बयान दिए हैं, खासकर जब से वो फिर से प्रेसिडेंट बने हैं। अब भारत की भूमिका की बात करें तो मोदी जी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। ऐसे में अगर ब्रिक्स की बैठक में सीमा पर आतंकवाद पर कोई बयान आता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। भारत चाहता है कि दुनिया के बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर संदेश दें। इस बैठक की एक और खास बात यह होगी, यहाँ मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जो भारत को पसंद नहीं आया। ऐसे में ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होगी और सबकी नजर उस पर टिकी होगी कि दोनों देशों के रिश्ते आगे कैसे जाएंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। ये सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस कॉल की जानकारी दी है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को चुनाव में जीत की बधाई दी और G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योते के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने आगे लिखा है कि भारत और कनाडा दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों के बीच गहरे रिश्ते हैं। दोनों देश आपसी सम्मान और सजे हितों के आधार पर मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले इस निमंत्रण से कुछ दिन पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बयान में तंज कसा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने इसे एक बड़ी कूटनीतिक चूक बताया था, लेकिन अब जब मोदी जी को आमंत्रण मिल गया है, ये साफ हो गया है कि भारत की वैश्विक स्तर पर भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने खुद बताया कि उन्होंने PM मोदी को क्यों बुलाया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं जल्द ही जल्द चौथी से चौथी भी बन जाएगी। साथ ही सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत आज ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और ऐसे देश को इस समिट से दूर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच अब कानून व्यवस्था को लेकर भी बातचीत शुरू हुई है। हालांकि ये सब तो हो रहा है जब भारत और कनाडा के रिश्ते हाल ही में थोड़े तनावपूर्ण हैं। खासकर कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच तल्खियां रहीं। लेकिन अब जब दोनों देश संवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ये समिट रिश्ते के नए मोड़ देने का मौका हो सकता है। जब मार्क कार्नी से पूछा गया कि इस निमंत्रण का क्या मतलब है, जबकि दोनों देशों के रिश्ते पहले से खराब हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन बातचीत और सहयोग जरूरी है। आपको बता दें, G7 समिट दुनिया के 7 सबसे ताकतवर औद्योगिक देशों का ग्रुप है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के अलावा यूरोपियन यूनियन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस साल की बैठक में रशिया यूक्रेन युद्ध, वैश्विक आर्थिक संकट, सप्लाई चेन की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत जैसे देश की मौजूदगी इस चर्चा को और भी व्यापक बना देगी। यानी कि एक तरफ G7 तो दूसरी तरफ ब्रिक्स समिट, और दोनों में शामिल होने वाले भारत इकलौता देश है। G7 की कुल GDP 45 ट्रिलियन है, जो कि विश्व GDP का 43% है। वहीं ब्रिक्स देशों की टोटल GDP 31 ट्रिलियन है। लेकिन यहाँ पर ब्रिक्स के फेवर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि संगठन में शामिल 2 देश भारत और चाइना दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। और यही कारण है कि G7 ग्रुप का महत्व ब्रिक्स के आगे कमजोर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता।
और यही कारण है कि बैलेंस के लिए उन्हें भारत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, इसको अनदेखा G7 देश नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कनाडा, अमेरिका जैसे देशों को भारत को बुलाना पड़ रहा है। अब अगर इन दोनों ग्रुप से आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ बड़े बयान निकलवाता है तो ये भारत की और भी बड़ी जीत होगी। अब बात करते हैं भारत की उस टेक्नोलॉजी की जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको सीधे बैंक अकाउंट से पैसे भेजने, मांगने और ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है, वो भी रियल टाइम में। ना कोई कार्ड चाहिए, ना OTP, ना बैंक ब्रांच की जरूरत होती है। सिर्फ मोबाइल और एक ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और हो गया ट्रांजैक्शन। कोविड पैंडेमिक के समय जब लोगों को कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की जरूरत थी, तब इसे यूपीआई ने रफ्तार पकड़ ली। पिछले महीने यूपीआई का ट्रांजैक्शन वैल्यू 25 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया, यानी सभी कार्ड पेमेंट्स का 12 गुना। और अब यूपीआई दुनिया के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क वीज़ा को भी टक्कर दे रहा है। 1 जून और 2 जून को यूपीआई ने 644 और 650 मिलियन ट्रांजैक्शन दर्ज किए, जबकि वीज़ा का डेली एवरेज FY 2024 में 639 मिलियन रहा। मतलब यूपीआई अब रोजाना का लेन देन के मामले में वीज़ा से आगे निकलने ही वाला है। मई की शुरुआत में यूपीआई रोजाना करीबन 630 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है। जून की शुरुआत में यह बढ़कर 650 मिलियन हो जाएगा, यानी हर महीने 5 से 7% की ग्रोथ और सालाना 40% से भी ज़्यादा। जबकि विकास वीज़ा की सालाना ग्रोथ सिर्फ 8 से 10% है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 2-3 महीने में यूपीआई पूरी तरह से वीज़ा को पिछाड़ देगा। दुनिया के सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क बनकर वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे नेटवर्क डिफॉल्ट सिस्टम सेटलमेंट पर काम करते हैं। मतलब पैसे भेजने के बाद बैंक्स के बीच में कुछ देर लगती है क्लियरेंस में, लेकिन यूपीआई ये काम करता है रियल टाइम सेटलमेंट पर। अपना भेजा और सामने वाला के पास तुरंत पैसा पहुंच जाएगा। इसी वजह से यूपीआई तेज, आसान और सस्ता है। आज के समय में भारत के सारे डिजिटल पेमेंट्स का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ यूपीआई से होता है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस सिर्फ भारत में होते हैं, और ये यूपीआई की ताकत को साफ दिखाता है। भारत अब सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं बना, बल्कि दुनिया के लिए एक फिनटेक मॉडल भी बन गया है। कई देश जैसे सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका भारत के साथ मिलकर यूपीआई को अपनाने पर काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।